तो लिखा हुआ है बैकग्राउंड नॉइज। लिखा हुआ है अ बोट टेक्स 2 hours to travel 8 kilometer down and 8 kilometer up the river when the water is still. How much time will the boat take to make the same trip when the river starts flowing at 4 kilometer per hour? सर सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो कर लेते हैं अपन इसको ट्राई पर, है ना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जब बोट स्टिल है, सॉरी रिवर स्टिल है, पॉइंट बी है। अब बोट पहले इधर जा रही, मान लो वीबी से। अब रिवर तो चल नहीं रही, ठीक है, तो हमें वो वीबी से ही चलती दिखेगी बोट। तो वो इधर गई, यानी 8 किलोमीटर उसने कवर किए, फिर उसके बाद फिर वापस आई, यानी 8 किलोमीटर और कवर किया। तो टोटल कितना कवर कर लिया? 16 किलोमीटर कवर कर लिया, है ना। अब ये 16 किलोमीटर कवर करने में उसको लगते हैं 2 आवर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 16 कवर किया, टोटल स्पीड उसकी वीबी है क्योंकि रिवर चल नहीं रही, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये 2 आवर्स। तो इससे ना वीबी अपने को मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब लिखा है हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू मेक द सेम ट्रिप व्हेन द रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। अगर जो रिवर है वो इस तरफ बहने लगे 4 किलोमीटर पर आवर से, ये वाला पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोट पहले तो ऐसे गई 8 किलोमीटर पर आवर से, तो देखो, और ये डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। तो अब देखो ये जो पहला केस है, इस पहले केस में बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि रिवर बोट की मदद करेगी जाने में या अपोज करेगी? मदद। मदद हेल्प करेगी। तो इस केस में जो हमें जो वेलोसिटी दिखेगी ना, वो 8 + 4 करके 12 दिखेगी हम लोग को। और डिस्टेंस कितना है? 8। तो जो टाइम लगेगा ना, इसको अपन कहते हैं डाउन स्ट्रीम, वो लगेगा 8/12 आवर्स। 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो 2/3 आवर्स। इसको मिनट में अगर करेंगे तो 40 मिनट्स। देखो ए से बी तक जाने में 40 मिनट्स लगे। लेकिन अब जब यही बोट वापस बी से ए तक जाएगी, देखो रिवर तो अभी भी ऐसी बह रही है 4 किलोमीटर पर आवर से। जब बोट इधर जाएगी तो अब मुझे बताओ, अब बोट को अपोज अपोज कर, इसका मतलब जो वेलोसिटी वो किलोमीटर पर, तो अपस्ट्रीम जिसको अपन कहते हैं, इसमें कितना समय लगेगा? डिस्टेंस और स्पीड हो गया 8 - 4 यानी 4, यानी 2 आवर्स लगेंगे। तो टोटल कितना आ गया? 40 मिनट्स प्लस 2 आवर्स, तो 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अच्छा, और देखें रिलेटिव मोशन के ऊपर और किसी टाइप का क्वेश्चन अगर हो। एक वो वाला कह रहा था कोई, एलिवेटर वाला, है ना। यस सर। हाँ रुको, मैं एक वैसा भी सवाल दिया हुआ है वो भी करा देता हूँ।
सर ये क्वेश्चंस पैकेज में से है? हाँ, पैकेज का ही क्वेश्चन है वाला था। ओके सर, और वैसे मैंने उस पर भी डाल दिया ठीक है टेलीग्राम पे, है ना। ये देखो, ये एक एलिवेटर वाला क्वेश्चन है। लिखा है पर्सन टेक्स t1 seconds on the stationary escalator to cover some distance. The person takes t2 second in the moving escalator to cover the same distance with the same velocity. If the person is at rest on the escalator, then time taken by him to cover the same distance. इसमें वो person है और escalator है, दो चीजें, ठीक है। देखो, escalator की भी कुछ स्पीड होगी, उसको मैं लिखता हूँ VE, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, और पर्सन की स्पीड को लिख देता हूँ VP। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। अब कह रहे हैं कि अच्छा, और जैसे ये एस्केलेटर है ऐसा, तो ये जो डिस्टेंस है ये सपोज L, डिस्टेंस इज L। तो लिखा है कि एक पर्सन जब एस्केलेटर स्टेशनरी है तो t1 सेकंड लेता है। तो इसका मतलब एस्केलेटर स्टेशनरी है तो वो पर्सन खुद ही चल रहा ना, है कि नहीं। तो वीपी होगी उसकी वेलोसिटी, तो उसको जो टाइम लगेगा जिसको इन्होंने t1 कह रखा वो क्या होगा, L/VP। फिर वो कह रहे हैं दूसरे केस में कि पर्सन टेक्स t2 सेकेंड इन द मूविंग एस्केलेटर टू कवर द सेम बाय द सेम वेलोसिटी। मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है, यहाँ लिखा है ना पर्सन की सेम वेलोसिटी। इसका मतलब सोचो, एस्केलेटर भी जा रहा है इधर VE से और उसके ऊपर पर्सन भी चल रहा है VP से। तो हम लोगों को वो पर्सन तेज चलता हुआ दिखेगा या धीमे चलता हुआ दिखेगा? तेज चलता हुआ दिखेगा। तेज चलता अब इन्होंने जो टाइम t2 लिखा हुआ फिर वो होना चाहिए L VP प्लस VE, है ना। तो अब इन्होंने तीसरा जो अपन से पूछा है वो पूछा है कि इफ द पर्सन इज एट रेस्ट ऑन द एस्केलेटर, अगर वो पर्सन रुका हो, सिर्फ एस्केलेटर चले, तो तीसरे केस में मान लो टाइम t3 लगता है, t3 अपन को निकालना है, तो सिर्फ एस्केलेटर चल रहा है तो VE से चल रहा होगा और डिस्टेंस कितना है L। तो यानी जो t3 होना चाहिए वो होना चाहिए L/VE। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट t3, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, फर्स्ट वाला, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि VP होगा L/T1। अच्छा, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि VP प्लस VE होगा L/T2। और तीसरे से मैं ये लिख सकता हूं कि जो VE होगा वो होगा L/T3। तो देखो VP प्लस VE L/T2 है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि VP यानी कि L/T1 प्लस VE यानी L/T3 इज इक्वल टू L/T2। तो 1/T1 प्लस 1/T3 इज इक्वल टू 1/T2। तो 1/T3 आ गया
1/T2 माइनस 1/T1। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। T2 T1 और T1, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया थर्ड ऑप्शन। बताओ क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, वो एस्केलेटर वाला ही ऐसा ही एक सवाल आया हुआ था 2017 में, तो अब तो वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन था किसी टाइप का जो आप लोग कह रहे थे? अच्छा, वो दो ट्रेन आपस में कोलाइड होती हैं ब्रेक मारने पर, वो वाला करवा दो एक बार। वो वाला कल तो बताया था, मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन, कि अगर डिस्टेंस v रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2a रिलेटिव से ज्यादा हो तब कोलिजन नहीं होगा। नदी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम वाला। कौन? वो तो यार मोशन इन प्लेन का है, बताया तो ना। रिलेटिव मोशन जो है ना, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी है और मोशन इन प्लेन में भी है। तो वो जो शॉर्टेज रिवर बोट प्रॉब्लम जो है ना, या रेन मैन प्रॉब्लम जो है, वो मोशन इन 2D में। ठीक है, तो जब अपन अभी रिलेटिव मोशन उसका पढ़ेंगे ना 2D वाला, तो वो सब करेंगे। सर वो जो एलिवेटर में बॉल थ्रो करते हैं उसमें जो रिलेटिव एक्सेलरेशन बतानी होती है, तो उसमें क्या हो गया यार, उस पे होता है ना एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये सोचो ना यार, जैसे बॉल को अगर फेंक दिया तो बॉल के ऊपर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हो गया -g, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। अब एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a था उस सवाल में, जिस सवाल की तुम बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर प्लस a हो गया। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो -g माइनस प्लस ए, तो माइनस ऑफ g प्लस ए। समझे लॉजिक? ओके सर। और कोई बात हो रिलेटिव मोशन में तो बताओ। सर सर एक उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना कि जब बोट पे 2 पर्सन चल रहे हो और फिर पूछता है कि कितने डिस्टेंस बाद दोनों आपस में आके मिलेंगे। अरे वो तो उसका है यार, सेंटर ऑफ मास का। सर तो वो रिलेटिव मोशन से भी तो वो बनता है ना। अरे तो वो तो सेंटर ऑफ मास वाले में होगा ना, वो तो सेंटर ऑफ मास वाले में पढ़ेंगे ना अपन। सर हाँ बोलो। सर आपने जो कल क्वेश्चन कराया था रॉकेट वाला, हाँ उसमें से अगर अगर हम नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस हाँ निकाले कि वो कब तक हाँ जाएगा, तो उसमें हाँ हाँ। नेट एक्सेलरेशन क्या लेना है? नहीं, नेट एक्सेलरेशन कैसे लोगे? उसमें तो दो तरह के मोशन हो रहे थे। एक मोशन तो हो रहा था जिसमें फ्यूल था, एक मोशन था नहीं था, तो उसका सर पूरे तो हमें कंसिडर कर सकते जब तक फ्यूल था तब तक वो कितना चला वो निकालना है। हैं। जब तक फ्यूल था तब तक तो 1 किलोमीटर चला था उस सवाल में। सर गिवन नहीं था उसमें डिस्टेंस कितना चला। गिवन नहीं तो टाइम दिया होगा, तो टाइम से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते। ए तो दिया था, टाइम दिया होगा ना, टाइम सर ए वही लेना है जो उसका गिवन था, या जी भी जो लगाना है? नहीं नहीं, जी कैसे लगाओगे? जब ऐसे दे रखा हो ना कि इसका एक्सेलरेशन 2 है सपोज, तो वो उसका नेट एक्सेलरेशन है सब मिला जुला के। ठीक है। सर और कोई? हाँ और कोई बताओ। सर सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 34 है, बेटा क्वेश्चन जो बोलो। हाँ उसमें द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एस bt वाला क्वेश्चन जो है। अच्छा ठीक है, ए इज इक्वल टू बी टी वाला हाँ, है? तो उसमें सर हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो ऑप्शन में नहीं, बी टी डिफरेंशिएट क्यों क्यूब तो करोगे? है। अरे सर ए उसमें इक्वेशन लिखनी है ना हमें। ए है बी टी, है ना?
तो ए को लिखोगे dv/dt, हाँ फिर जो dt है उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो dv आएगा bt/dt। बट सर ऑप्शंस में तो वी अरे नॉट टी प्लस ऑप्शन क्यों देख रही हो, पहले तुम सवाल तो करो। dv क्या हो जाएगा bt/dt। अब तुम दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगी, है ना। तो अब v को तुम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगी, उसमें इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी ना, हाँ और फाइनल कुछ v मान लेते हैं, ठीक है। तो v नॉट से v तक इंटीग्रेट करोगी हाँ तो इज इक्वल टू आ जाएगा bt²/2, क्योंकि वो तो 0 से t तक करना है। तो v की वैल्यू आएगी v नॉट प्लस bt²/2। bt²/2। हाँ v नॉट प्लस bt²/2, ये v आया। अब तुम v को क्या लिखोगी, dx/dt, फिर dt को दूसरी तरफ ले जाओगी हाँ हाँ तो dx क्या आ जाएगा, v नॉट dt प्लस bt²/2 dt। हाँ 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 ठीक है। हो जाएगा या अभी और बताऊं आगे, नहीं नहीं सर हो जाएगा। है ना। ऑप्शन थोड़ी मिलाए जाते हैं कि ऑप्शन मिला के देख लेते हैं। नहीं सर वो मैंने उसको इक्वेशन से भी सॉल्व किया था ना, तो मेरा अपॉन में तुमने 3 आ रहा वो था। लगा दिया क्या, क्या नहीं 3 आ रहा था, मैंने इक्वेशन ut यूज प्लस करी हाफ थी। at स्क्वायर लगा दी थी क्या। मैंने तो सारी इक्वेशन से सॉल्व करके देखा था, सब में सेम ही आ रहा था। चलो आप आगे समझिए, हाँ अब आ और कोई डाउट हो तो बताओ। तो कोई नहीं, ऐसा करिएगा ना आप लोग, और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, फिर कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। सर एक बार ठीक है वो सर। वाली क्वेश्चन दीजिए कि मतलब ऊपर से एक बॉल फेंकी गई है कुछ वेलोसिटी उसके साथ में, और कुछ टाइम बाद नीचे से फेंकी गई है, तो जो नीचे से फेंकी है बॉल उनका दोनों का मीटिंग टाइम दे रखा है, तो हमें स्पीड बतानी है उसकी कितनी है। एक मिनट, क्या क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, देखो ऐसा कुछ कह रही है क्या, ऊपर से इसको फेंक दिया किसी जी यू से, ठीक है, पैकेज का ये क्वेश्चन। पैकेज कर लिया। एक जी मिनट सर। देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर बोलो। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा है अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम, एक मिनट मैं इसको खींच के, यस यही वाला है। ये कह रहे हो क्या, यस सर यही वाला है। लिखा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v। जो कोई जगह होगी वहां ऊपर से एक को u 0 से फेंका, ठीक है, गिर रहा है ये ऐसे ऐसे करके, ये t इक्वल टू 0 से, फिर वो कह रहा है आफ्टर 6 सेकेंड यानी t इक्वल टू 6 पर एक बॉल को नीचे फेंक दिया, सपोज किसी v नॉट से, है ना, और दोनों बॉल मिल गई कब, t इक्वल टू 18 पर, है कि नहीं, यही कह रहे। तो ये v नॉट की वैल्यू बताओ। अब तुम ये देखो कि ये जो बॉल है, ये वाली बॉल, इस बॉल को चलने के लिए कितना समय मिला, 0 से चली 18 तक, यानी 18 सेकंड मिले, और इस बॉल को कितना समय मिला, 6 से 18 तक 12 सेकंड मिले। लेकिन इसने 18 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर, 12 सेकंड डिस्टेंस कवर, है कि नहीं।
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन होता है -10 इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है -v0 इंटू 12 प्लस हाफ एक्सेलरेशन होता है -10 इंटू 12 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आएगा -5 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12v0 -5 इंटू 12 का स्क्वायर आएगा 12v0 इज इक्वल टू 5 इंटू 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। तो 12v0 इज इक्वल टू 5 इंटू 18 स्क्वायर -12 का स्क्वायर कितना हो, 18 प्लस 6 तो 12 तो 30 हो गया, 18 माइनस 12 6 हो गया, 12 ये देखो 1 और ये 2, तो v0 कितना आ गया 515 का। हुआ क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो करना और सवाल ट्राई। बोलो, करोगे? Yes, sir. ठीक है, तो क्या करें फिर, स्टार्ट करें क्या नया चैप्टर? हाँ जी सर। ओके, Yes, sir. तो अगले चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में जो सबसे पहला टॉपिक इन लोगों ने दे रखा वो these are the physical quantities which have only magnitude। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोलता जाता हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा, किसी पॉइंट में आपको डाउट लगे तो बताइएगा। ठीक है, वेक्टर में लिख रखा है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। ठीक है, उसके बाद एक इन्होंने दे रखा है, तो एक टॉपिक हो गया स्केलर एंड वेक्टर। अगला इन्होंने दे रखा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में इन्होंने सबसे पहला एक वेक्टर दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज 1, है ना, और मिलता कैसे है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे अगर कोई ए वेक्टर है, इसको हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये हमको एक कैप दे देगा, है ना, एक कैप। फिर इसके बाद इन्होंने कह रखा है कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन। ठीक है, इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड ओनली टू टेल द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। बाई चांस कभी पूछ ले कि यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है,
दे रखा है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर पता है आप लोगों को क्या होता है? लाइक वेक्टर्स वो होते हैं विच हैव द सेम डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम लिख सकते हैं दे मे और मे नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। दे मे और मे नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तीसरा होता है इक्वल वेक्टर, जिनका या विच हैव सेम मैग्नीट्यूड as well as सेम डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। ठीक है ना? इसके बाद इन्होंने एक फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है, अच्छा हाँ एक पॉइंट इसमें ये जरूर लिख लेना, जैसे लाइक और इक्वल में कभी कभी बाई चांस कभी ऐसे दे देते हैं ना कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर like vectors, but all like vectors are not equal vectors। ठीक है, हाँ एक फोर्थ इन्होंने दे रखा है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब ये हुआ कि इट इज अ वेक्टर whose magnitude is same as the original vector, but whose direction is opposite to the ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, जैसे अगर सपोज ये एक वेक्टर दिया हो, इसको ए वेक्टर कह दिया जाए, तो जो वेक्टर इसके अपोजिट होगा ये वाला, इसको कह देंगे माइनस ए। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके ओके। यस सर। वैसे तो ये सब चीजें थ्योरी की है यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम से कम जितना पैकेज में दे रखा है एक बार वो गो थ्रू तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं। इसके बाद एक टॉपिक इन्होंने दे रखा है, बाकी तो अपन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स अपनी थ्योरी बनाई लेते हैं। एक टॉपिक इन्होंने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। एक्चुअली इसकी ना जरूरत है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहाँ होती। जैसे ये इक्वेशन है ना,
तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन और मास मल्टीप्लाई होके फोर्स दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अब ऐसे में क्या है कि जैसे एक्सेलरेशन सपोज ये है, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक, एंड मास इज सपोज 2 kg। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो फोर्स होगी ना, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन, जब उसे हम बनाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि जो फोर्स का वेक्टर आएगा ना, वो वेक्टर का डायरेक्शन तो वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। मतलब कि यहां पर जब फोर्स बनाओगे ना, तो फोर्स का वेक्टर ऐसे बना, समझे लॉजिक। इसका कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 2 × 3 करके 6। तो द मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अगर बाई चांस कोई यहाँ पे ऐसा स्केलर होता जो निगेटिव होता तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता, ठीक है ना। यहां इन्होंने एक और वेक्टर को डिफाइन किया है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो बट इट्स डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका जो है वो अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन। और जीरो वेक्टर से किसी को मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आ जाता है, ये तो खैर पता ही होगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है addition of two vectors. So as we know, there are two rules. One is called triangle rule, other is called parallelogram rule, है ना। तो first of all we will study about triangle, ठीक है। ट्राइंगल रूल कैसे इसको यूज करते हैं, देखो। सपोज एक वेक्टर दे रखा है ए, दे रखा है और हमसे कहा जाए कि ड्रॉ ए प्लस बी, तो क्या करना चाहिए हमको? रिजॉल्व करना चाहिए पहले तो। ओहो यार, इतनी मेहनत करोगे तो है। सर ए वाई एक्सिस के अलोंग और बी एक्स उनका जो रिजल्ट देता हूँ, ठीक। पहला क्या होता है, सिर्फ ड्रॉ करना है, पूरा वो थोड़ी करना है। ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर। तीसरा, ठीक है, द रिजल्टेंट इज गिवन
by drawing a vector from tail of first vector to the head of सेकेंड वेक्टर। तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। पहले ए बना लेते हैं, ए प्लस बी में ए पहला बी दूसरा। फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर। ए के हेड से हम लोग बी बना लेते हैं। फिर क्या लिखा है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय ड्रॉइंग अ वेक्टर, बार बार इसको वेक्टर, ड्रॉइंग अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा ना। सर ये तो रेजोल्यूशन ही तो हुई वेक्टर्स की। ओहो, रेजोल्यूशन कहाँ हुई यार? रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दो एक प्लेन में ताकि उनका हेड और टेल जो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा में ब्रेक करना। अच्छा अच्छा, सॉरी, नहीं मैं वो कह रहा था अरेंज करने के लिए ताकि मैं उनके समझ गया, कॉर्नर्स वॉर्नर्स मैच कर जाएं। मतलब तुम कहना वही चाहते थे लेकिन तुम्हारा टर्म कुछ और था। टर्मिनोलॉजी, हाँ जी। तो सही है ना लॉजिक, तो सेम ही हाँ लॉजिक। जी, हाँ जी। अब इसमें क्या है यार, देखो जब भी ट्राइंगल रूल हम लोग यूज करते हैं, पहली चीज तो ये वेक्टर का एडिशन इज नॉट अ नॉर्मल एडिशन, है ना। इसमें क्या हो सकता है, जैसे अब ये वाला केस है, इस केस में हम देख रहे हैं कि जो आर वेक्टर है, अगर हम आर वेक्टर को लिखें तो वो है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज आर स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा, बाई चांस अगर एक वेक्टर ऐसे दिया होता ए और दूसरा वेक्टर दिया होता ऐसे बी, अब अगर हम ये ट्राइंगल रूल लगाते तो ट्राइंगल रूल के हिसाब से था कि ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, फिर उसके बाद फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, और फिर था कि जो रिजल्टेंट इज गिवन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द सेकंड। ये रिजल्टेंट हो जाता है ना। तो इस केस में देख सकते हो कि आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और आर जो है वो ए प्लस बी, है ना। अब तीसरा ये केस भी हो सकता है कि अगर ए वेक्टर ये होता और बी वेक्टर ये, ठीक है, तो हम लोग अगर वही लॉजिक लगाते ट्राइंगल का, तो ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर ये ए है, फिर उसके बाद फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ द सेकंड, ये है बी। फिर क्या होता है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय जॉइनिंग द हेड ऑफ द फर्स्ट विद द टेल ऑफ द सेकंड, ये होता है रिजल्टेंट। तो देखो इस केस में अगर हम आर वेक्टर की बात करते तो वो होता तो ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर वाइज, है ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखते तो आर हो जाता बी माइनस। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वेक्टर एडिशन और एल्जेब्राइक एडिशन दोनों में बहुत फर्क है ना। ये पॉइंट मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा, यस सर। है ना। यस सर। इसीलिए ना वेक्टर एडिशन अपना अलग वो है, मतलब उसका, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन का कई जगह यूज होता है। एक दो मैं आपको पॉइंट बता दूं, देखो अगर तो दो वेक्टर सपोज एक ही डायरेक्शन में,
एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा 0 डिग्री। तो इस केस में तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट सीधा सीधा a प्लस बी आ गया, है ना। ये जो केस है ना, ये वाला केस, ये जो केस, इस केस में जो रिजल्टेंट है ना, इट इज मैक्सिमम, ठीक है। ये जो सेकंड केस है, जिसमें थीटा 180 डिग्री आपको दिख रहा है ए और बी के बीच, इस केस में रिजल्टेंट इज मिनिमम। अच्छा, जो तीसरा केस, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं ए और बी के बीच का जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री है कि नहीं। तो अगर आपको ना ऐसा लगे कि एंगल नाइन्टी डिग्री, कोई भी दो वेक्टर के बीच का, तो हमेशा यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज, ठीक है, पाइथागोरस। और एक केस क्या हो सकता है कि एंगल 90 डिग्री ना हो। भाई देयर आर ओनली, बेसिकली देयर आर ओनली 4 केसेस, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90 और थीटा नॉट इज 90, ठीक है। तो सपोज एक ऐसा केस हो जिसमें थीटा ना तो आपको 90 दिखे, ना आपको 0 डिग्री दिखे, और ना आपको 180 डिग्री दिखे। यानी सपोज एक वेक्टर ऐसा हो ए, एक वेक्टर ये है सपोज बी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a plus b. So in this case what we will do, we will draw the first vector, फिर from the head of the first vector we will draw the second vector, और फिर जो रिजल्टेंट होगा it will be given by joining the tail of the first and the head of the second, ये हो जाएगा, this will be resulted, ठीक है। अब इस केस में ना हम लोग यूज करते हैं, मैथ्स का एक रूल होता है साइन, ठीक है। जब भी आपको लगे कि भाई एंगल कुछ और है, ट्राइंगल बन रहा बट इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लोग साइन रूल का यूज कर सकते हैं। साइन रूल क्या होता है, जैसे इसमें एक ट्राइंगल की 3 साइड है, एक साइड है ए, एक है बी और एक है आर। अब ए के सामने वाला एंगल देखो, ये है, इसको कैपिटल ए लिख दो, बी के सामने वाला एंगल इसको कैपिटल बी लिख दो, और आर के सामने वाला एंगल इसको कैपिटल आर लिख दो। तो हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन, ठीक है। और यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक याद रखना कि साइन टी माइनस जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है,
ठीक है, ये है इफ थीटा इज एनी अदर एंगल। So I think this part is clear to you. यस सर। स्क्रॉल डाउन कर दो। Okay. डन सर। Okay. So after this, let us come to पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में एक पॉइंट याद रखना, एक टर्म होता है इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये जो टर्म है ना, जिसको नॉर्मली दे रिप्रेजेंट बाय थीटा, तो हम कह सकते हैं इट इज द एंगल बिटवीन द टेल ऑफ both the vectors or the head of both the यानी या तो दोनों की टेल के बीच में या दोनों के हेड के बीच में। जैसे सपोज अगर ऐसे दे रखा है ये ए, ये बी और ये एंगल दे रखा हो सपोज, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 120 डिग्री है ये तो हेड और टेल के बीच में है, तो इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये जो बी है ना इसको खिसका के यहां ले आते हैं, ये बी बन जाता है। अब ये देखो, जब ए और बी दोनों की टेल आपस में जुड़ गई ना, तो ये एंगल जो हुआ 60 डिग्री, इस 60 डिग्री को हम लोग कहेंगे थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ गए? हो रहा है ना क्लियर या नहीं हो रहा, बताओ। यस सर, आ रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके। Yes. तो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, मैं आपको बता देता हूं। दो तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, टेल टू वेक्टर्स, ठीक है, जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स। दूसरा, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तीसरा, द रिजल्टेंट
will be a diagonal joining the tail of the vectors with the head of the vectors. क्या कहना चाहते हो इससे? सपोज वेक्टर है, एक ये वेक्टर है बी। अगर इनको हमें पैरेललोग्राम लॉ की मदद से ऐड करना है तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर, यानी कि जो ए है इसे बनाओ और बी को ऐसे बनाओ कि दोनों की टेल आपस में जुड़ जाए, यानी ये ऐसे। तो अब जब टेल हम जोड़ेंगे तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहलाएगा। उसके बाद लिखा है कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो जो ये दोनों को मिला के अगर पैरेललोग्राम हम बना पाए तो बना देते हैं। ये हो गया। ठीक, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया। अब ये वाला एक वेक्टर, ये ए हो गया, और ये एक वेक्टर बी हो गया। ठीक है ना। फिर लिखा है द रिजल्टेंट विल बी अ डायगोनल जॉइनिंग द टेल ऑफ द टू वेक्टर विद द हेड ऑफ द टू वेक्टर्स। अब देखो यहां ये जो पॉइंट है ना, यहां दोनों की टेल है, का हेड है, तो आने वाला जो डायगोनल होगा ना वो कहलाएगा रिजल्टेंट। ठीक है। इस रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे ख्याल में आपको पता होगी शायद। इस रिजल्टेंट की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, इसका एक ये एंगल ए के साथ सपोज अल्फा मान लिया और बी के साथ सपोज बीटा मान लिया, तो tan अल्फा होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा होता है अच्छा, ये दोनों जो है ना, इनको याद करना बड़ा आसान है। बस करना क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेट है ना वो याद रखो। फॉर्मेट क्या है कि जैसे ऊपर अगर देखो तो साइन थीटा आता है दोनों में, नीचे अगर देखो तो दो टर्म आते हैं। एक टर्म ऐसा होता है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, ना साइन ना कॉस, दूसरे के साथ कॉस है ना। तो है क्या कि जिसके साथ भी एंगल बन रहा हो, जैसे अल्फा बन रहा है ए के साथ और बीटा बन रहा है बी के साथ, जिसके साथ भी एंगल बन रहा हो उसको ना एज इट इज रख देना है। जैसे अल्फा ए के साथ बन रहा है ना, देखो, तो ए को ऐसे ही छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है। और जो बी है ना उसके साथ ऊपर साइन थीटा लिखना है, नीचे कॉस थीटा लिखना है। यहां देखो बीटा किसके साथ बन रहा है, बी के साथ, तो बी को ऐसे ही छोड़ देना है। ए के साथ ऊपर साइन थीटा लगाना है, नीचे कॉस थीटा।
बताओ क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर। कॉपी भी कर लीजिएगा आप लोग। यस सर कर लिया। कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिजल्टेंट। अच्छा, ये रिजल्टेंट जो है इसकी कई प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ केस 1। हालांकि पहले भी अपन ने इसको लिखा, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है ए प्लस बी। केस 2, अगर थीटा 180 डिग्री हो। अच्छा, यहां पे मैंने ये मान लिया अपने आप से कि ए बड़ा है बी से। बाई चांस बी बड़ा हो ए से तो आप बी माइनस से कर दीजिए। इसके बाद है केस 3 कि अगर, ये देखो केस 3 एक बार देखो, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर, सपोज ए के बराबर, ठीक है। अब फॉर्मूला तो हम जानते हैं रिजल्टेंट का, ये है, कर ही देता हूं, ये है। जो बी है उसको भी ए लिख देते हैं, है ना? तो आर आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि कॉस थीटा जो होता है ना, वो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये आर की वैल्यू आएगी ये, तो ये 1 और 1 कैंसिल, ठीक है। तो आर आ गया ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस बिगर फॉर्मूला वी कैन अप्लाई दिस 2a cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, मैंने इसको डिराइव ही कर दिया है ताकि आप लोगों को मतलब मन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एक और चीज, जैसे कौन से नंबर का हो गया, केस 4। देखो केस 4 ना एक्चुअली एक क्वेश्चन है। जैसे दो वेक्टर है ए और बी, दोनों को हमने पैरेललोग्राम लॉ बनाकर ऐड किया और डायगोनल उनका रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो इफ द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक डायग्राम देखो कैसा बन सकता है। सपोज एक वेक्टर है ये ए
और एक वेक्टर है, ये है A, ये है B। ठीक है, अब जब इनको मिलाकर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, तो कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम बनेगा। दिस विल बी अगेन, इट विल बी कॉल्ड A and this will be called B। अब देखो, ये है दोनों की टेल, ये है दोनों का हेड, तो ये रिजल्टेंट हुआ ना, देख पा रहे हो डायग्राम? ठीक है, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। इस केस में ये है दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का। इज द डायग्राम क्लियर? यस सर। है ना, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा थीटा, तो सॉरी 90, रिजल्टेंट ए के साथ 90 बना रहा, तो एक ये फॉर्मूला होता ना, tan 90 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल बनाया, तो ए को मैंने यहाँ फ्री रख दिया, ऊपर लिख दिया b sin थीटा, नीचे लिख दिया b cos थीटा। तो tan 90 इज इंफिनिटी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो इंफिनिटी तो तब आता है ना जब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करें, तो इसका मतलब ये जो a प्लस बी कॉस थीटा है, जरूर ये चीज जीरो होनी चाहिए। तब a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। इसका मतलब b cos थीटा should be minus a, so cos theta should be minus a upon b। बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? ए प्लस बी कोस थीटा जीरो कैसे? अरे इन्फिनिटी लाना है, तो इन्फिनिटी कैसे लाओगे? किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करके ही तो लाओगे। ओके सर। इसका मतलब डिनोमिनेटर जरूर जीरो होगा। ठीक है, बताओ। यस सर। अच्छा, का जो फॉर्मूला था वो ये था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जैसे cos थीटा हमको मिल चुका है माइनस ए अपॉन बी, तो आर वी कैन राइट एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, and with cos theta we can write minus a upon b. So b and b will cancel. Square root of a square plus b square and minus 2a square. So r will be square root of b square minus a square. अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्या लॉजिक लगता है। ठीक है, रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ए अपॉन। After this, one more thing given, it is
subtraction of one vector from another vector. So basically, if suppose we are given like this, a vector minus b vector, this is suppose difference. So we can write this difference as a vector plus माइनस बी वेक्टर. तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है. इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड किया जाए, है ना. तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज एडिशन होगी, एडिंग द नेगेटिव वेक्टर. ठीक है. अब देखो, जैसे ये वेक्टर दे रखा है ए, ये वेक्टर दे रखा है बी, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा. तो सपोज आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू ए माइनस बी. सो इट मीन्स आई हैव टू डू ए प्लस माइनस बी. यानी मुझे क्या करना है, जो b है ना, इस b से सबसे पहले तो माइनस बी बनाना है. तो माइनस बी बनाने के लिए मैं क्या करूं, सिर्फ डायरेक्शन बदल दूं. नेगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन बदल देता हूं मैं. है ना. माइनस बी का मैग्नीट्यूड का है. आप बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिर्फ बी से डिनोट करते हैं, तो आप माइनस बी के मैग्नीट्यूड को भी बी से डिनोट कर सकते हैं. अब जैसे माइनस बी बना, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा. क्लियर हुआ. अब मैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को मिलाकर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं. तो the resultant, which is in case the difference, which will be given by drawing a vector from the tail of the two vectors to the head of the two vectors. So the tail of the two vectors is this, and the head of the two vectors is this. So if we join this, this is difference. ठीक है. डिफरेंस बिल्कुल रिजल्टेंट के जैसा है, सिर्फ रिजल्टेंट में जो वेक्टर्स के बीच का एंगल था वो थीटा लिया गया था, डिफरेंस में कितना लिया गया है, 180 माइनस थीटा लिया गया है. तो डिफरेंस का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, एंगल की जरूरत नहीं है. डिफरेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा.
रिजल्टेंट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, डिफरेंस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। डिफरेंस की भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, then in this case the value of difference will be minimum. It will be a minus b. Second is if theta is equal to 180 degrees, then in this case difference will be maximum. It will be a plus b. Third case, if magnitude of a and magnitude of b are equal, they are equal to suppose a। ठीक है, तो जैसे रिजल्टेंट आपको याद हो 2a cos थीटा बाई 2 आया था ना, डिफरेंस आ जाएगा टू ए साइन थीटा बाई 2। Fourth case does not exist for this. They don't give any like question on that. तो बताओ मुझे, आपको रिजल्टेंट और डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई पार्ट कॉपी करने से रह गया हो तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ दोबारा। सर इस साइन ही क्यों लिया? तो सॉल्व कर देता हूँ। देखो डिफरेंस ये होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया। अब यहाँ cos थीटा का एक फॉर्मूला यूज किया मैंने, जिसे वहां यूज किया था ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 1 माइनस। ओके 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 ओके, ठीक है ना, तो यस अभी यस। यूज करके किया। सर हाँ बोलिए। सर ये जो पैरेललोग्राम वाला है, उसमें जो उसका रिजल्टेंट है, हम सिंपली ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नहीं निकाल सकते? किस केस पे? ये मतलब रिजल्टेंट निकालते जिसका फॉर्मूला बताया आपने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ जैसा बन रहा है ना, एक का हेड दूसरे का टेल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कुछ मतलब रिजल्टेंट जो आएगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना? हाँ जी सर। तो वो मैग्नीट्यूड का ही तो फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ड्रॉ तो कर दिया, अब कोई कहे यार इस वेक्टर के बारे में तो बताओ, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ या मैग्नीट्यूड निकालने का ही तो एक फॉर्मूला है। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है
रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ वन वेक्टर into different components, splitting of one vector into different components। ठीक है, तो वैसे तो resolution is very big topic, but we will only consider ये जो components है ना, तो we will only consider one particular type of components which are called rectangular components। What rectangular components mean? The angle between these components is, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो सपोज ये एक वेक्टर है, इट इज गिवन एज r, इसका मैग्नीट्यूड। तो हम यहां पर एक्स एक्सिस अपने आप ही क्या करते हैं, जो टेल है ना वहां से एक एक्स और वाई बना लेते हैं। ठीक है, अब सपोज ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या करेंगे, जो ये हेड है ना यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं। तो ये एक्स को जहां कट करती है, ओरिजिन से वहां तक का जो वेक्टर है ये कहलाता है एक्स कंपोनेंट। सपोज मैं इसको एक्स वेक्टर लेता हूं, ठीक है, और वाई पे जहां कट करती है, ओरिजिन से वहां तक का वेक्टर ये कहलाता है वाई कंपोनेंट। सपोज इसको मैं वाई वेक्टर लिखता हूं, तो ये जो पूरा आर वेक्टर है इट इज गिवन बाय एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब जैसे हम लोग एक ये वाला ट्राइंगल अगर देखें, तो इस ट्राइंगल में हम लोग कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर। तो एक्स कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा। इसी तरह से हम साइन थीटा को लिख सकते हैं वाई अपॉन आर। तो वाई कैन बी रिटन एज r sin theta. Now this r cos theta is along x axis, so we will put I cap, and r sin theta is along y axis, so we can put j cap. So we can write r vector as x vector r cos theta I cap plus, and instead of y vector we can put r sin theta
क्या ये समझ में आया? यस सर। और वैसे ना मैं आपको बताऊं, ये तो चलो डेरिवेशन है, हालांकि ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है, ट्रिक सिंपल सी क्या है कि थीटा जिस भी एक्सिस के साथ बने ना वो आर कॉस थीटा, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस के साथ बना तो एक्स आ गया आर कॉस थीटा और वाई आ गया आर साइन थीटा। अगर बाई चांस वाई एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होता है, अल्फा मतलब नॉट इन दिस केस, इन सम अदर केस, if the angle of the vector with the y-axis would have been alpha, तो y कंपोनेंट हो जाता r cos alpha और x कंपोनेंट हो जाता r sin alpha। ठीक है, जो कंपोनेंट एंगल के बगल में उसको cos से डिनोट करेंगे और दूसरे को sin से। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। तो आप कंपोनेंट कर लेंगे ना, मुझे लगता है कि कंपोनेंट तो आप लोग निकाल ही लेंगे, इसलिए मैं इसको Yes, और sir. ज्यादा यस सर। हाँ। एक इसमें एक पॉइंट है कि वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन, जैसे सपोज कोई वेक्टर ए है जो ये दे रहा है, पूरा ही क्या, ये, और हमसे कहा जाए कि ड्रॉ द वेक्टर, तो मेरे ख्याल में ये तो हमें पता है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका x कंपोनेंट 4 है ना, y कंपोनेंट 3 है और z कंपोनेंट 2 है। इसमें किसी को कोई डाउट है? x कंपोनेंट No, 4, sir. नो y, सर। सर। ठीक है। नो और मैं क्या सर। करता हूं, मैं ना यहाँ तो वो बना देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x एक्सिस में कंपोनेंट है 4, तो 1 2 3 4। y एक्सिस में है 3, 1 2 3। z में है 2, तो 1 2। तो हमें ना एक क्यूबॉइड बनाना, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी एक साइड 4 हो, एक साइड 3, एक साइड 2। क्यूबॉइड ऐसे बन जाएगा, देखो पहले मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ये देखो वी हैव मेड द सही है क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड है ना, इसका एक
बॉडी डायगोनल जानते हैं आप क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल? यस सर। एक ऐसा बॉडी डायगोनल होगा जो ओरिजिन को से शुरू होगा और इस पॉइंट तक जाएगा। तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड R. It will be 4i cap plus 3j cap plus 2k cap. बताओ, हो गया क्लियर? Yes, sir. ओके, तो if we write any vector like this, xi cap plus y j cap plus z k cap. सबसे पहली चीज तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, ठीक है ना? उसके अलावा जैसे ये जो r आपको दिख रहा है, ये r x एक्सिस के साथ है, जो एंगल बनाता है ना उसको कहते हैं अल्फा, यानी अल्फा बाय कन्वेंशन वी टेक इट इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस। यही बीटा के साथ, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको कहते हैं बीटा। तो बीटा डिनोट्स एंगल विथ वाई एक्सिस, और यही वेक्टर z के साथ जो एंगल बना रहा है उसको कहते हैं गामा। तो गामा इज एंगल विथ एक्सिस। हाँ, तो ये क्लियर हुआ आर? यस सर। हाँ, तो अल्फा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद द वाई एक्सिस एंड गामा इज द एंगल विद द जेड एक्सिस, ठीक है? तो एक टर्म होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन एक होता है कॉस अल्फा, एक होता है कॉस बीटा और एक होता है, तो जो कॉस अल्फा होता है ना वो होता है, अल्फा मतलब एक्स के साथ,
वो होता है एक्स कंपोनेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अच्छा एक्स कंपोनेंट निगेटिव हो तो निगेटिव रखिएगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। कॉस बीटा होता है वाई कंपोनेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस गामा होता है जेड कंपोनेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का। यस सर। ठीक है, ये Yes, डायरेक्ट sir. कोसाइन जो है अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, और इसका एक ये भी पॉइंट है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कर दिया जाए तो वो आ जाता है 2। ये 2। क्वेश्चन भेजूं एक आध? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक मिनट। लो करो इसको ट्राई। करते जाओ, सवाल मैं यहाँ पेस्ट करता जाता हूँ।
सर 3 मीटर 5 मीटर। करो करो, मतलब अभी मैं तो भेज रहा हूँ ना सवाल। सर ये वाले करने हैं टेलीग्राम वाले? अरे टेलीग्राम वाले ही तो पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा सेम है। ऑप्शन बी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं। तो ये देखो, 7th से स्टार्ट करते हैं। 7th आप लोग बता दीजिए, हो गया या मैं बताऊं? सर इसका आंसर 3 3 मीटर एंड 5 मीटर। थर्ड ऑप्शन सर। इसमें a प्लस बी दे रखा है 8 और रिजल्टेंट यानी 4 दे रखा है। तो 4 यानी 16 आ गया। तो b माइनस ए दे रखा है 2, इनको ऐड कर दिया जाए तो 2b आ गया 10, तो b आ गया 5 और फिर a आ जाएगा 3। ये आएगा आंसर। ठीक है, ये वाला कर लो 10। किसी से नहीं हुआ हो तो मुझे बताओ, तो मैं उसको थर्ड ऑप्शन सर।
कोई ऐसा जिससे ये 10th क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो बताना। ये सारे सवाल, हाँ ये वाला बता दूं। देखो दो यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, रिजल्टेंट भी 1 है। तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट ये होता था ना, रिजल्टेंट भी 1 है और ए भी 1 है। तो यहां से कॉस ये 1/2 आ गया। थीटा 120 डिग्री आया। अब वो कह रहे हैं दोनों का ना डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या होता है? तो 2 ए तो 1 है, साइन 120/2 60, कितना आ गया? √3 आ गया। थर्टी वन बताना है। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना। ओके सर। ठीक है। सर 31 का थर्ड ऑप्शन है क्या? 31 का क्लॉकवाइज घुमाया है आई कैप को। फोर्थ, हाँ सर ऑप्शन है फोर्थ। सर, ये 1 है, फोर्थ। इसको क्लॉकवाइज यानी ऐसे घुमाया है। ओके सर। तो x में कितना हो जाएगा? x में हो जाएगा 130, y में हो जाएगा 1 sin 30। तो ये आना चाहिए r इज इक्वल टू, है ना? तो r आ गया √3/2 आई कैप 1/2 जी। थर्ड ये वाला 90 डिग्री। हो जाए। 90 डिग्री। हाँ बता दूं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या होगा? a² + b² + 2ab cos थीटा।
स्क्वायर रूट, और डिफरेंस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट अब राइट हैंड साइड पे जितनी चीजें हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, और 2ab cos थीटा माइनस माइनस 2ab cos थीटा यानी 4ab cos थीटा, ये जीरो। तो यानी cos थीटा इज जीरो, थीटा इज 90 डिग्री। नाइन्टी देखो इसमें ना ऑप्शन देखिए कि बी प्लस सी इज एफ। बी क्या सर है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका क्या? बी ये है सेकंड प्लस सी, सी ये है। थर्ड सर थर्ड। हाँ, तो इनका नेट ये आ सर रहा है। थर्ड होगा। अब ये थर्ड होगा। पहला तो गलत है, ठीक। दूसरा है डी प्लस सी इज एफ। डी ये है, सी ये है, तो ये आ रहा रिजल्टेंट, ये भी एफ नहीं। तीसरा डी प्लस ई है, डी ये है, ई ये है, अच्छा है ये देखो एफ आ गया, सही, ठीक है। कर 28 ट्राई कर लो। फर्स्ट ऑप्शन। सर 44 भी 120 डिग्री 120। 120 120। ठीक है ना, वेक्टर्स वाला टॉपिक हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग